हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वू जेएस और ये इसमें भी वू 3 स्टार्ट करेंगे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में। एंड इसकी एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे हम लोग। पूरी सीरीज़ जो क्या है हिंदी में ही रहेगी। जो हमारा वू है वो क्या है, एक फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। किस लिए है भाई? क्योंकि एक डायनेमिक वेबसाइट और इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए या फिर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। जो भी पूरा आर्किटेक्चर है वो कंपोनेंट बेस्ड ही है। अलग अलग कंपोनेंट बनाए और उसके बाद हम उसे यूज़ करेंगे, जो कि हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है कि भाई रीयूजेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एक जगह एक चीज़ बनाई और उसको पूरे हर जगह यूज़ कर लो। भाई बार बार सेम चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें हमारे पास वेल मेंटेन्ड स्टेट मैनेजमेंट है। हमारे पास हम पूरे कंपोनेंट का हर एक अलग अलग कंपोनेंट का स्टेट मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। तो जो हमारे पास जो भी कोर्स वगैरह हैं और जो कम्युनिटी है इसकी, वो हमें जो वहाँ से जो हमें लाइब्रेरीज मिलती हैं वो सारी परफेक्ट कंपेटेबल रहती हैं। और उसकी वजह से हम लोग और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे कि बहुत इंटरेक्टिव लाइब्रेरीज होती हैं और यूआई के लिए भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि हम वहाँ से ले सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है देखते हैं इसमें। अब बात करते हैं ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है और एसपीए ये होते क्या हैं। एक जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है वो क्या करता है कि जो हमारा पूरा यूआई पार्ट है और जो हमारी स्क्रिप्ट्स और सीएसएस है उसको एक ही टाइम पर लोड कर लेगा। ये हो गया मतलब हमारी वेबसाइट, ठीक है। और ये जैसे हो गया हमारा सर्वर। तो पहले क्या होता था कि जब भी कोई नया पेज कॉल होता था तो वो ब्राउज़र से जाता था सर्वर के पास और सर्वर पूरा एक HTML रिटर्न करता था। मतलब एक HTML रिटर्न करता था जिसे वो जो ब्राउज़र है वो पूरा दोबारा से लोड करता था। हर बार जितनी बार हम रिक्वेस्ट करते थे, जितनी बार नई URL पे जाते थे, वो पूरा का पूरा HTML डेटा लेके आता था। हाँ, वो अलग बात है जब हम उसमें एजेक्स वगैरह यूज़ करते थे तो फिर तो जैसे छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि फॉर्म में मैनिपुलेशन हो गया और या फिर कोई सर्च हो गया, वहाँ पे हम एजेक्स वगैरह का लगा के हम जो जैसा डेटा आता था उससे बस कुछ पार्ट को चेंज करते थे। लेकिन पूरी जो वेबसाइट थी ओवरऑल हर बार नए URL पे जाने पे पूरी वेबसाइट लोड होती थी। बट हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या फीचर मिल गया कि हम जो है जब हम पहली बार सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या करता है वो HTML रिटर्न कर देगा, पूरा एक HTML और जो भी इसका CSS फाइल है और JS फाइल है वो सब हम फर्स्ट टाइम पे लोड करा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए अब जो भी उसको पेज रिक्वायर्ड होगा, लेट्स से कि होम पेज है, उसका होम पेज पर कोई डेटा चाहिए हमें, तो होम पेज का हमारे पास एक API होगा। उस API को हिट करेंगे, वो जो है एक जेसन रिस्पॉन्स दे देगा जो कि बहुत छोटा होता है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। लाइक जेसन आपको पता ही है, जेसन इनकोडिंग हमारा जो ये TTP प्रोटोकॉल है इसके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे जेसन का यूज़ कर लेते हैं। चाहे तो और भी हमारे पास ऑप्शन है, XML वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये डेटा आता है उस डेटा को हम पार्स करके हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट तो लोड हो चुका है। अब हमारे पास पूरा JS में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई अगर इस टाइप का डेटा है तो क्या चीज़ लोड करनी है। अब वहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से कोई एक नया लिंक भी बना देते हैं। तो जब भी हम उस लिंक पे जाते हैं तो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी जो उस पेज के लिए होंगी बस वो लोड करेंगे हम।
बाकी और कुछ नहीं, बस वो जो पेज है उस पेज का वो पेज जो है यहाँ पे हमारे पास JS में पड़ा हुआ है पूरा, बस वो डेटा आया और उस डेटा ने क्या किया कि उस पेज को दोबारा रेंडर करा दिया। अब हमारे पास फिर ऐसा तो अब वो कंपोनेंट बेस्ड है, तो हमारे पास जैसे सर्च बार है, ठीक है, एक वेबसाइट है लेट से फेसबुक ही है, तो उसमें जो वो सर्च बार होता है, या फिर अमेज़ॉन है उसमें जो सर्च बार होता है उसमें हमने कुछ सर्च किया, ठीक है, और उसके बाद जब हम नए पेज पे गए तो क्या होगा कि वो सर्च बार में जो डेटा इवन वो भी चला जाता है, तो वो स्टेट मैनेजमेंट के अंडर में आ जाता है, और इवन वहाँ पे जितना भी डेटा हम वहाँ पे सेव रखते हैं इंटरेक्शन के टाइम पे, वो सारा डेटा वहीं का वहीं रहता है, वो सब हम मैनेज कर सकते हैं इसमें। और हमें बार बार, और इससे अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि वेबसाइट जो है एक तो हमारी फास्ट हो जाएगी, ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा भाई, कि वो बार बार जो है उसको रीलोड नहीं हो रहा, वो जस्ट क्लिक किया तुरंत एक पेज लोड हो जाता है हमारा। तो ये यही सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं जो नए फीचर्स हमारे Vue 3 में ऐड हुए हैं। हमारे पास Vue 2 भी था, उससे पहले Vue.js था जो कि सिंपली हमारे पास काइंड ऑफ स्क्रिप्ट लिंक था, उसे डाला एंड देन हम फ्रंट एंड पे चीज़ें कर सकते थे। लेकिन बट आफ्टर Vue 2 ये हमारे पास एक फुल्ली फ्रेमवर्क मिल चुका है। सो Vue 3 में हमारे पास क्या क्या ऐड हुआ है। सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास है मल्टीपल रूट एलिमेंट। लाइक पहले क्या होता था कि जब हम टेम्पलेट जब डिफाइन करते थे तो हमारे पास हमें रूट एलिमेंट देना कंपलसरी था, कि लाइक अगर मैंने एक डिव दिया है उस टेम्पलेट में तो एक ये रूट डिव होता था, उसके अंदर हम फिर अपना सारा HTML कंटेंट लिखते थे। बट अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल रूट एलिमेंट है कि एक डिव हमारा ये हो गया बाहर पेरेंट पे, एक हम अपना लेट से p टैग डाल देते हैं, फिर हम अपना कोई भी डिव डाल सकते हैं एंड सो ऑन। हमारे पास अब ऐसा नहीं है कि हमें एक पेरेंट एलिमेंट बनाना ही पड़ेगा अपने HTML टेम्पलेट में। सो हमारे पास अगला क्या है, ये है हमारे पास टेलीपोर्ट कंपोनेंट। ये इसका क्या मतलब है, इसमें हमारे पास ये फीचर ऐड हो गया है कि लेट से हमारे पास कोई कंपोनेंट है जो कि बिल्कुल डिफरेंट उस पे है लोकेशन पे, और एक कंपोनेंट है जो कि डिफरेंट लोकेशन पे है। इन दोनों के बीच में कोई चाइल्ड पेरेंट रिलेशन नहीं है, बट हम उसके बाद भी इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हमारा टेलीपोर्ट कंपोनेंट वाले फीचर में ऐड हो चुका है Vue 3 में, तो हमें उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास अगला आता है ये सस्पेंस कंपोनेंट। सस्पेंस कंपोनेंट क्या है, वेट अ सेकेंड, हाँ, सस्पेंस कंपोनेंट क्या है, ये हैंडल करता है एसिंक्रोनस कंपोनेंट। जो एसिंक्रोनस कंपोनेंट है हमारे पास उसको हैंडल कर लेता है। और जैसे कि हमारे पास क्या है कि हम कोई कंटेंट लोड कर रहे होते हैं, कोई कंटेंट लोड करते टाइम हमें लोडर दिखाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंटेंट के लिए हमें इतनी देर का लोडर चलाना है, और जैसे ही वो कंटेंट लोड हो जाता है तो ये उस लोडर को हटाने वाला काम सारा इसके अंडर में आ जाएगा। और हमारे पास तीसरा मेजर चीज़ है वो ये कि हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट मिल चुका है। तो अगर हमें टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट मिल चुका है तो अब हम जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो टाइप स्क्रिप्ट में करेंगे, और हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के साथ आते ही हम इसको स्ट्रिक्ट टाइप कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐसा नहीं, जो जावा स्क्रिप्ट के कुछ फ्लॉज हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट ने सॉल्व किए हुए हैं और टाइप स्क्रिप्ट ने सॉल्व किए हुए। तो टाइप स्क्रिप्ट है क्या, टाइप स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, एक सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का। जो भी हम कोड लिखते हैं वो अल्टीमेटली जावा स्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होता है, बट जो कोड है वहाँ पे हमें कुछ वैलिडेशन मिल जाता है, हमें कंपाइल टाइम पे ही उसको हम डिबग कर सकते हैं। सो यही था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। अब आगे हम लोग इसके
इंस्टॉलेशन और इसके कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। सो बाय बाय।